अपने प्रतिद्वंदी को नीलकंठ तिवारी को आप कैसे देखते हैं? बनारस की जनता ने माननीय मंत्री जी को धर्मार्थ मंत्री वो रहे हैं पूरी तरह से नकार दिया, जिसके कारण उन्हें माफ़ी भी मांगना पड़ा, लेकिन वो समय बीत चुका है। अब जनता ने ठान लिया है, जनता ने मन बना लिया है 7 तारीख को जो जनता को करना है। आप 2017 में भी टिकट मांग रहे थे, लोग बताते हैं, और लेकिन किन परिस्थितियों में आपका टिकट नहीं फाइनल हो पाया था 17 में, और इस बार 22 में टिकट मिलने की कहानी क्या है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और गदौलिया चौराहे पे संतों पर लाठी चार्ज किया गया था मूर्ति विसर्जन को लेके। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, उन पर लाठी चार्ज हुआ था, वीडियो तस्वीरें वायरल हुई थी। आपका क्या कहना है? 3 तारीख को ममता बनर्जी की रैली थी, कहा जा रहा है कि सर्वांगीण विकास की बात करने वाली समाजवादी पार्टी भी शहर दक्षिणी में बंगाली वोटों को साधने के लिए ममता बनर्जी को बनारस में लेकर आती हैं। सिद्धांत नाम है मेरा, नमस्ते। और दी ललन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हम लोग बनारस में हैं, और बनारस की शहर दक्षिणी विधानसभा सीट जो है उसकी चर्चा जो है, ये चुनाव यहाँ पे कैंडिडेट, क्योंकि योगी के मंत्री नीलकंठ तिवारी राज्य मंत्री जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं इस पे, और उनके सामने सपा ने किशन दीक्षित को अपना टिकट दिया है, और ये इस वजह से भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि किशन दीक्षित जिस परिवार से आते हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, वो काफ़ी खासा चर्चा में है। नीलकंठ तिवारी जो हैं उन्होंने अपना एक वीडियो वगैरह डाला है माफ़ी मांगते हुए, क्यों डाला है, क्या डाला है, उसकी कहानी अलग से। लेकिन इस इंटरेस्टिंग सीट पे चर्चा करने के लिए जो कंटेंडर हैं सपा के उम्मीदवार किशन दीक्षित, हम उनसे बातचीत करने आए हैं। और किशन, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अपने प्रतिद्वंदी को नीलकंठ तिवारी को आप कैसे देखते हैं? नीलकंठ जी विधायक के रूप में दक्षिणी में कार्य उन्होंने जो किया है उससे जनता काफ़ी नाराज है, और व्यक्तिगत तौर से वो भी हरिचंद महाविद्यालय के छात्र संघ के महामंत्री रहे, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। ये लड़ाई वकील बनाम वकील की है, ये लड़ाई महामंत्री बनाम अध्यक्ष की है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार की लड़ाई है, ये लड़ाई बहरी बनाम लोकल की लड़ाई है, और ये लड़ाई मंत्री बनाम महंत की लड़ाई है। इसके अलावा ये आप जान लीजिएगा और कुछ नहीं है। बनारस की जनता ने माननीय मंत्री जी को धर्मार्थ मंत्री वो रहे हैं पूरी तरह से नकार दिया है, जिसके कारण उन्हें माफ़ी भी मांगना पड़ा, लेकिन वो समय बीत चुका है। अब जनता ने ठान लिया है, जनता ने मन बना लिया है 7 तारीख को जो जनता को करना है, और जनता 7 तारीख को अपने बेटा, अपने भाई, अपने सेवक कामेश्वर उर्फ किशन दीक्षित को भारी मतदान करने जा रही है सर दक्षिण की जनता। आपने कहा कार्यों का विरोध है उनके, किन कार्यों के विरोध की बात कर रहे हैं आप? कौन से कार्य वो किए हैं यहाँ पे बता दें। उनके जिम्मे तो कार्य बहुत सारे हैं, जैसे वो कहते हैं कॉरिडोर हमने डेवलप करवाया है, ये करवाया है, वो करवाया है। आपकी क्या रिजेंटमेंट है उनको लेकर? देखिए, कॉरिडोर की आपने चर्चा की, सबसे बड़ी बात, आप बहुत छोटी सी बात है कि आप जब मैदागिन से गदौलिया तक की रास्ता जब जाते हैं, उस रास्ते को उन्होंने एक बार पथवे बनवाया, नाली बनाई, उसकी ढलैया कराई, और बार बार उसको तोड़ा, बार बार बनवाया, जिससे व्यापारी काफ़ी परेशान हुआ, और लास्ट में आपने उस रास्ते को बंद कर दिया। वहीं सुनारी मंडी है, वहीं साड़ी व्यवसायी मंडी है, जिनके माल आते हैं, आज व्यापारी में बहुत बड़ा इसका असर हुआ है। दूसरी बात, आप कहना चाह रहे हैं स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गली। आप कभी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गलियों में तब जाइएगा जब पानी बरसा हो, और जिन पत्थरों को उन्होंने लगाए उतना वो स्लिप करता है, न जाने कितनों के हाथ पैर टूट चुके हैं। 7,000 सीवर ध्वस्त किया जा चुका है। आज लोग गंदे पेयजल पानी पीने के लिए व्यवस्था वहाँ पर। आप ही की सरकार में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इस शहर में लूट हुई है, इसको जनता कभी भूल नहीं सकती। क्या लूट हुई सर? जिन घरों की बिल
200 रुपये आते थे, उन घरों के बिल 800-1000 आने लगे गरीबों के। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया कि सरकार बनती तो 300 यूनिट उन गरीबों को फ्री दी जाएगी। साथ ही साथ माँ गंगा का स्वरूप अर्धचंद्राकार हुआ करता है, बनारस में हुआ करता था, जो कि इन्होंने ललिता घाट पर उस स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया है। आपने बहुत अच्छा कहा कि कॉरिडोर, हम विकास के समर्थक हैं, विकास के विरोधी हम सब नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम हम विकास के समर्थक हैं, हम सब कॉरिडोर के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि शहर में विकास हो, लेकिन किसी का बिगाड़ कर विकास करना उचित नहीं है। अगर आपने दुकानदारों को वहाँ से हटाया, आपने मंदिर के शिवालयों को तोड़ा, वहाँ पर जो ब्राह्मण वहाँ जिनसे उनकी उस मंदिर की आजीविका चल रही थी, जिन शिवलिंगों पर आपने रंभा हथौड़ी से प्रहार किया, ये सब बनारस की जनता देखी है। साथ ही साथ अभी कुछ दिन नहीं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्हीं शिवलिंगों को जो पुला खाने की गाड़ियाँ होती उसमें लाते हुए लोगों ने वीडियो वायरल किया था। तो बनारस धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नगरी है, पुरातन नगरी है। तो बनारस ने ये सब देखा है, ये सब झेला है, इन्हीं का जवाब बनारस 7 तारीख को देने जा रही है। आप 2017 में भी टिकट मांग रहे थे, लोग बताते हैं, और लेकिन किन परिस्थितियों में आपका टिकट नहीं फाइनल हो पाया था 17 में, और इस बार 22 में टिकट मिलने की कहानी क्या है? जैसे हम लोग जानना चाहते हैं, इसमें आपको बता दूं कि टिकट मिलते समय बड़े रोचक कहानियाँ होती हैं। किस नेता से बात हुई, किस नेता ने आपको उसका सहयोग किया, क्या कहानी है किशन दीक्षित की? मैं 2012 में भी टिकट मांग रहा था, 2017 में मांग रहा था। वो पार्टी का फैसला होता है कि कब आपको देना है, कब लड़ाना है। जब सही समय आया तो पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर अपना भरोसा दिखाया, और आज मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूँ। अच्छा, 2 सवाल ऐसे हैं जिस पे मुझे लगता है आपके जवाब सुनने चाहिए। आप महामृत्युंजय मंदिर के महंत हैं। बनारस में जो कई सारे शिव के स्थान हैं उनमें काफ़ी फेमस है ये मंदिर, कई सारे अनुयायी आपके हैं, कई सारे भक्त आते हैं। मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ, इसलिए थोड़ी जानकारी भी रखता हूँ। एक, कई सारे लोग ये बताते हैं कि महामृत्युंजय मंदिर में आने वाले कई सारे लोगों को ये शपथ दिलाई जा रही है कि किशन दीक्षित के लिए ही वोट करें। क्या ऐसी कोई शपथ दिलाई जा रही है मंदिर के महंत के माध्यम से? इस तरह की बातें अफवाह हैं या सच हैं? एक व्यक्ति भी मेरे सामने आप खड़ा कर दीजिए जिसने शपथ दिलाई हो। आप ये बोल रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जो लोग भी हैं वो वोट मांग रहे हैं, प्यार और समर्थन मांग रहे हैं। शपथ क्यों मांगा जाएगा भाई? और मंदिर में तो खास तौर से इस तरह की कोई काम नहीं हो सकते। आप मंदिर में आइए, दर्शन करिए, पूजा करिए, प्रसाद ले जाइए। वहाँ इन चीज़ों का होना भी नहीं चाहिए। मंदिर के स्थान मंदिर पे है, राजनीतिक स्थान राजनीतिक पे है, ठीक है। दूसरी बात है कि शपथ क्यों दिलाई जाएगी? ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि हो सकता है आपसे किसी ने कहा हो कि चुनाव के 2 दिन बचे, 1 दिन बचे, लोगों को शपथ दिलाई जाएगी, इस कारण से आप ये पूछ रहे हो, तो बात की बात है। लेकिन मेरे द्वारा न ऐसा किया गया है न मेरे संज्ञान में। नहीं, क्योंकि मैं घूम रहा था क्षेत्र ना, तो कई लोगों से बातचीत हुई थी इस बारे में, मुझे लगा पूछना चाहिए आपसे, अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए। चलिए, आप मंदिर की बात कर रहे हैं, आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, आप घरों की बात कर रहे हैं, आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, आप एक व्यवस्था की पूरी बात कर रहे हैं बनारस के बारे में। लेकिन मैं बनारस में 5 साल के पीछे भी चलना चाहूँगा, जिसमें सपा का कार्यकाल था प्रदेश में। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और गदौलिया चौराहे पे संतों पर लाठी चार्ज किया गया था।
संतों पे लाठीचार्ज किया गया था। उसके कुछ रोज़ पहले हिंसा भी हुई थी। मैं खुद कवर करने गया था वहाँ पे, आंसू गैस के गोले और पत्थर वत्थर चले थे, तमाम चीज़ें हुई थी। मूर्ति विसर्जन को लेके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ था, वीडियो तस्वीरें वायरल हुई थी। आपका क्या कहना है? आप हितैषी हैं, आप उस चीज़ को चुनाव में प्रचार के लिए भुना भी रहे हैं, ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं। तो आपका अपनी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जो हुआ उस पर क्या सफाई है? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, वर्तमान पे आप बात करते नहीं, पीछे चले जाते हैं। हमेशा वर्तमान पे बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। फिलहाल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और रोडों का चौड़ीकरण बहुत हुआ। आशापुर से पंचकोसी का रोड चौड़ीकरण हुआ। आप अगर नरिया पे जाएंगे, सुंदरपुर से लेकर नरिया तक का रोड का चौड़ीकरण हुआ, डिवाइडर बने। लेकिन जिन जिन रोडों पर छोटी छोटी मूर्तियाँ, मंदिरें थी, उनको तोड़ा नहीं गया। आज आप भी जाके देख सकते हैं, वहाँ गवाह है। कभी आपने इसको चलाया भी नहीं होगा। एक तरफ देखिए कॉरिडोर बना है, मंदिर, सैकड़ों मंदिर, हजारों मंदिर को तोड़ गया। वो अखिलेश जी ने अगर रोडों का निर्माण किया, विकास किया, तो एक मंदिर को तोड़ा नहीं। दिखाना चाहिए आपको, नहीं दिखाया तो उसको जाके दिखाइए आप, ज़रूरी है। दूसरी बात, जब अब तुषारानंद जी को आप जानते होंगे, हमारे आराध्य हैं, शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। उन्होंने इसी मंदिर कॉरिडोर के खिलाफ जब आंदोलन चलाए और मंदिरों की बातों को कई जगह पर रखी, उनकी कहीं कोई बातें नहीं सुनी गई। निश्चित तौर से सरकार में अगर लाठियाँ चली थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकायदे जाकर उसकी माफ़ी मांगी और उन महान संतों ने उनको माफ़ किया। लेकिन आज भी जो मंदिर टूटे हैं, आज भी जो शिवालयों के साथ तोड़ फोड़ हुई है, उसके लिए किसी ने माफ़ी मांगी? उसके लिए किसी ने माफ़ी मांगी? किसी ने कहा कि हाँ चलिए ठीक है भाई, मंदिरें टूटी हैं, गलतियों की उसकी पुनर्स्थापना की जा सकती है? तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और इसके संदर्भ में अगर मैं चाहूँगा कि आप स्वामी जी से अगर बात करें तो अच्छे से आपको इसका क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी इस बातचीत का आखिरी सवाल भी है ये, और ये थोड़ा सा पर्सनल है, इसलिए मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है नहीं पूछना चाहिए, फिर लेकिन लगता है कि क्या इससे चुनाव पे असर पड़ता है, तो इसलिए लगता है पूछ भी लेना चाहिए। किशन दीक्षित जी, आपके बारे में ये भी कहा जाता है क्षेत्र में कि आप जनता का समर्थन पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। 7 को पोलिंग होगी, वो उस दिन 10 को देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि किशन दीक्षित के घर में ही इतना झगड़ा है महामृत्युंजय मंदिर की गद्दी को लेकर कि घर पटीदारी, इस चक्कर में ही बहुत सारे वोटों का नुकसान हो रहा है। महंत की गद्दी को लेकर कट रहे हैं वोट, कई लोग अलग अलग ध्रुव अपना रहे हैं, विरोधियों के यहाँ जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरह की चर्चाएं जो हैं क्षेत्र में, इस पर इसकी सच्चाई कितनी है, सच क्या है इसका? आप पता नहीं कहाँ से सब बातें सुन के आए हैं, मुझे नहीं पता। और जिसने भी अगर आपको सुनाई है, निश्चित तौर से वो दूसरी सोच से ग्रसित है। मेरे पिताजी 4 भाई हैं और आपको पता होना चाहिए, यहाँ गद्दी की कोई लड़ाई ही नहीं है। अगर जो कहता है तो उससे 1 to 1 बैठ के बात कराइए मेरी, अगर एक भी व्यक्ति आपको कहा है, ठीक है। पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। परिवार के लोग, भतीजे से लेके भैया से लेके सारे लोग, एक एक लोग जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इस बात का मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ कि मंदिर में कोई गद्दी को लेकर विवाद है। कोई विवाद नहीं, सबकी सारी व्यवस्थाएं अपने तरीके से बनी है और उन व्यवस्थाओं को देखते हुए सारे लोग मंदिर में अपना कार्य करते हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका पूर्णतः खंडन करता हूँ। अगर कभी कोई मिल जाए आपको तो लेके मेरे सामने बैठा लीजिएगा, उसको बात करा लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं बता दूंगा, किशन दीक्षित से जाके मिल लीजिए, उन्होंने जवाब दिया है। आखिरी सवाल, पूरे परिवार के सुख दुख में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का काम करते हैं। आज पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा, पूरा परिवार नहीं खानदान खड़ा है। आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि आज हम लोग 4 तारीख को ये बातचीत कर रहे हैं और 3 तारीख को ममता बनर्जी की रैली थी। कहा जा रहा है कि सर्वांगीण विकास की बात करने वाली समाजवादी पार्टी भी शहर दक्षिणी में बंगाली वोटों को साधने के लिए ममता बनर्जी को बनारस में लेकर आती हैं।
ममता बनर्जी देश की नेता हैं। उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ प्रचार करना चाहिए, ये पार्टी तय करती है, वो तय करती है। कहीं भी जा सकती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बनारस के लोग क्या गंगा सागर नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो उसी तरह क्या वो बनारस नहीं आ सकती, बाबा का दर्शन नहीं कर सकती, माँ गंगा का दर्शन नहीं कर सकती? तो वो तो आई हैं माँ गंगा का, बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करने आई थी। साथ ही साथ उन्होंने रैली में संबोधित किया, उनका धन्यवाद है। चलिए, तो ये थे किशन दीक्षित। चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं किशन आपको। और आप लल्लन टॉप यूपी पे ये बातचीत देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। इस बातचीत पे अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।